नमस्ते। इस खास विश्लेषण में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक बेहद ही दिलचस्प सफर पर निकलने वाले हैं। जरा सोचिए, एक तरफ मौसम में हो रहा एक बहुत बड़ा बदलाव और दूसरी तरफ माइक्रोस्कोपिक लेवल पर छिपा एक ऐसा मेडिकल रहस्य जिसने वैज्ञानिकों को सालों तक हैरत में डाली रखा। हम बात कर रहे हैं हंटा वायरस की। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस मिस्ट्री को सुलझाते हैं। आज की हमारी इस चर्चा का रोड मैप कुछ ऐसा दिखने वाला है। हम 2007 के स्वीडिश प्रकोप से शुरुआत करेंगे, फिर हंटा वायरस को थोड़ा करीब से जानेंगे, उसके बाद जलवायु और संक्रमण के बीच के कनेक्शन को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे लार के एक अनोखे रहस्य की, और आखिर में देखेंगे कि हमारे शरीर का रक्षा तंत्र कैसे काम करता है। ठीक है, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। दिसंबर 2007 में स्वीडन में अचानक से एक अजीब सी बीमारी के मामले तेजी से बढ़ने लगे। और जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 30%। जी हाँ, डायग्नोज किए गए मामलों में से 30% लोगों की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उन्हें सीधा अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। ये कोई आम सर्दी जुकाम नहीं था, इसने वहां के हेल्थ सिस्टम को सच में हिलाकर रख दिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सारी जानकारी कहाँ से आ रही है। तो बता दूं कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण एक बहुत ही सॉलिड और प्रामाणिक रिसर्च पर आधारित है। ओमेयो यूनिवर्सिटी की रिसर्चर लीजा पीटरसन की इस शानदार थीसिस ने हंटा वायरस के फैलने के तरीके को बहुत ही बारीकी से समझाया है। तो ये सारी बातें पूरी तरह से विज्ञान पर आधारित हैं। तो चलिए अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं, 2007 का स्वीडिश प्रकोप, जहां नेफ्रोपैथिया एपिडेमिका के मामलों में अचानक से भारी उछाल आया। अब सवाल ये है कि उस साल दिसंबर की कड़कड़ाती सर्दियों में अचानक ऐसा क्या हुआ। दरअसल इसके पीछे मौसम का एक बहुत ही अजीब खेल था। स्वीडन में आमतौर पर सर्दियों में जमीन पर बर्फ की एक सॉफ्ट सी मोटी चादर होती है, जिसके नीचे बैंक वोल्स नाम के चूहे आराम से रहते हैं। लेकिन 2007 की सर्दियां कुछ अलग ही थीं। काफी गर्म, बर्फ की जगह बारिश होने लगी, और जब तापमान फिर से गिरा तो वो पानी जमकर एक सख्त ठोस बर्फ बन गया। बेचारे चूहों का घर छिन गया। अब ठंड से बचने के लिए वो कहाँ जाते? सीधे इंसानों के घरों और इमारतों में। और बस, चूहों और इंसानों की इसी बढ़ती नजदीकी ने इस बड़े प्रकोप को जन्म दे दिया। कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए आते हैं दूसरे खंड पर। हंटा वायरस से परिचय, ओल्ड वर्ल्ड बनाम न्यू वर्ल्ड। आइए देखते हैं कि ये पूरी फैमिली काम कैसे करती है। इस वायरस फैमिली ट्री को समझना काफी आसान है। दुनिया भर में ये मुख्य रूप से दो हिस्सों में बटे हैं। एक तरफ है ओल्ड वर्ल्ड वायरस, जैसे कि पोमाला और हंटान, जो यूरेशिया के चूहों में पाए जाते हैं। ये आमतौर पर किडनी पर असर डालते हैं। और दूसरी तरफ है न्यू वर्ल्ड वायरस, जैसे एंडीज और सिनोम्ब्रे, जो अमेरिका में मिलते हैं और सीधे फेफड़ों और दिल पर हमला करते हैं, जो कि कहीं ज्यादा खतरनाक है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये वायरस रातों रात नहीं बने हैं। ये लाखों सालों से अपने खास चूहों के साथ साथ इवॉल्व हुए हैं। अब इन वायरसेस से चूहों को तो कोई नुकसान नहीं होता, वो एकदम मस्त रहते हैं। लेकिन जब ये इंसानों में आते हैं तो ये जूनोसिस बन जाते हैं। जूनोसिस मतलब वो बीमारी जो जानवरों से इंसानों में जंप करती है। और पता है ये कैसे फैलते हैं? बिल्कुल खामोशी से, हवा के जरिए। जब संक्रमित चूहों का मल मूत्र सूख कर धूल में मिल जाता है और हम उस हवा में सांस लेते हैं, तो वायरस सीधा हमारे फेफड़ों में। और यहीं से हमारा तीसरा हिस्सा जुड़ता है, जलवायु, चूहे और संक्रमण के बीच की ये पूरी इकोलॉजिकल चेन। स्वीडन वाला मामला कोई इकलौती घटना नहीं थी। ग्लोबल वार्मिंग और इन वायरसेस के बीच एक बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आईपीसीसी, जो कि क्लाइमेट चेंज पर रिसर्च करती है, उनका साफ कहना है कि आने वाले समय में इकोसिस्टम में भारी बदलाव होंगे। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर सर्दियां इसी तरह गर्म और बारिश वाली होती रहीं, तो चूहों को बार बार अपना घर छोड़कर इंसानों के बीच आना पड़ेगा। यानी मौसम में एक बड़ा बदलाव माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हमारे लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। अब हम जूम इन करने वाले हैं सीधे सेल्यूलर लेवल पर। हमारा चौथा खंड, लार के सुरक्षा कवच का रहस्य। ये लिटरली इस पूरे विषय का सबसे बड़ा मेडिकल सस्पेंस है। तो सवाल ये है, और ये बहुत अहम सवाल है, लगभग सारे हंटा वायरस के लिए इंसान एक डेड एंड होते हैं। मतलब अगर मुझे इन्फेक्शन हुआ तो वो मुझसे किसी और को नहीं फैलेगा। लेकिन इस पूरे दुनिया में सिर्फ एक हंटा वायरस ऐसा है जो इंसान से इंसान में फैलता है। ऐसा क्यों? इन दोनों के बीच का कंट्रास्ट देखिए। साउथ अमेरिका का एंडीज वायरस हद से ज्यादा खतरनाक है और ये इंसानों के बीच बड़ी आसानी से फैल सकता है।
वहीं दूसरी तरफ स्वीडन का पुमाला वायरस इंसानों में आकर आगे नहीं बढ़ता, वो वहीं रुक जाता है। आखिर इन दोनों में ऐसा क्या अलग है? इस पहेली का जवाब वैज्ञानिकों को एक ऐसी जगह मिला जहां किसी ने उम्मीद नहीं की थी, हमारी लार में। लेकिन रुकिए, ये पता कैसे चला कि एंडीज वायरस इंसानों के बीच फैल सकता है? इसके लिए हमें 1996 के अर्जेंटीना चलना होगा। वहां एक कस्बे में कुछ लोग बीमार पड़े। हालत बिगड़ने पर एक मरीज को 1400 किलोमीटर दूर ब्यूनस आयर्स ले जाया गया। कुछ दिनों बाद हैरान करने वाली बात हुई, उस मरीज का इलाज करने वाला डॉक्टर भी उसी वायरस से संक्रमित हो गया। जब दोनों के वायरस के जीनोम को मैच किया गया तो वो एकदम सेम थे। ये पहला पक्का सबूत था कि हंटा वायरस एक इंसान से दूसरे इंसान में जा सकता है। अब आते हैं उस सीक्रेट शील पर। हमारी लार यानी सलाइवा सिर्फ खाना पचाने के काम नहीं आती, ये एक जबरदस्त सुरक्षा कवच है। इसमें म्यूसिन नाम के प्रोटीन होते हैं जो बिल्कुल किसी बोतल साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखते हैं। पुमाला जैसे वायरस धोखा खाकर असली सेल्स के बजाय इन म्यूसिन ब्रश में फंस जाते हैं और फिर लार में मौजूद आईजी एंटीबॉडीज उन्हें वहीं खत्म कर देते हैं। यही वजह है कि पुमाला आगे नहीं फैलता। लेकिन एंडीज वायरस, ऐसा लगता है उसने इस कवच को तोड़ने का कोई शातिर तरीका निकाल लिया है। चलिए अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, दोहरा प्रतिरक्षा रिस्पॉन्स। मान लीजिए कि वायरस ने किसी तरह आपकी पहली ढाल को पार कर लिया, फिर क्या होता है? और ये हमें एक दोधारी तलवार जैसी स्थिति में लाकर खड़ा कर देता है। हमारे इम्यून सिस्टम के दो रूप देखने को मिलते हैं। पहला है सुरक्षात्मक। अगर हमारे शरीर में सही आईजीजी एंटीबॉडीज हैं तो वो वायरस को चुपचाप साफ कर देंगे और हम जल्दी ठीक हो जाएंगे। लेकिन कभी-कभी हमारा इम्यून सिस्टम पैनिक कर जाता है। वो न्यूट्रोफिल्स नाम की वाइट ब्लड सेल्स की पूरी फौज भेज देता है और ये ओवर रिएक्शन हमारी अपने ही खून की नलियों को डैमेज कर देता है, जिससे रिसाव होने लगता है और यही चीज बीमारी को जानलेवा बना देती है। सच कहूं तो हंटा वायरस का हमला करने का ये तरीका बहुत ही स्टेल्थ यानी छुपकर वार करने वाला है। ये हमारे सेल्स को मारता नहीं है, ये बिना कोई तबाही मचाए चुपचाप सेल्स के अंदर घुस जाता है। जो भी भयानक लक्षण हम देखते हैं ना, फेफड़ों में पानी भरना वगैरह, वो दरअसल वायरस की वजह से नहीं होते। वो हमारे खुद के शरीर के उस भयानक ओवर रिएक्शन की वजह से होते हैं जिसे साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। हमारा शरीर वायरस को मारने के चक्कर में अंधाधुंध फायरिंग करता है और खुद अपना ही भारी नुकसान कर बैठता है। तो हमने एक बड़े इकोलॉजिकल इवेंट से शुरुआत की और हमारे सेल्स के अंदर होने वाली माइक्रोस्कोपिक जंग तक का सफर तय किया। अब जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़ रहा हूँ। जैसे जैसे दुनिया का मौसम तेजी से बदल रहा है और जंगली चूहों की दुनिया हमारी दुनिया से टकरा रही है, क्या हमारी लार का वो जादुई कवच और हमारा अपना इम्यून सिस्टम भविष्य में हमें सुरक्षित रख पाएगा? ये नेचर और बायोलॉजी के बीच का एक बहुत ही नाजुक बैलेंस है जिस पे हमें बहुत गहराई से सोचने की ज़रूरत है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।